हेलो दोस्त, नव भारत ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ये जो क्वेश्चन है लगभग 300-400 के करीब है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन और आंसर है। ठीक है, आपके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा हाइडेस्पीज का युद्ध, ठीक, तो कब हुआ था? समय 326 ईसा पूर्व में। जो हाइडेस्पीज का युद्ध था 326 ईसा पूर्व, यानी ईसा के पूर्व, ईसा के जन्म से 326 साल पहले, ठीक है, 326 वर्ष पहले हुआ था। ठीक, हाइडेस्पीज का युद्ध अभी किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई जो है वो है 261 ईसा पूर्व। ठीक, यानी कि ईसा के जन्म से 261 साल पहले हुआ था कलिंग की लड़ाई। ठीक है, इसका जो हुआ किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक, सम्राट अशोक जो था वो कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग एक उस समय का क्षेत्र था, राज्य था, ठीक है, देश था, जो भी कह सकते हैं वहाँ पर। ठीक, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। उस युद्ध में, कलिंग की लड़ाई में इतनी रक्तपात हुई थी, इतनी खून बही थी कि उसको देख करके जो सम्राट अशोक है वो युद्ध न करने की कसम खा ली थी। ठीक, और आगे फिर वो बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं सिंध की लड़ाई। ठीक है, सिंध की लड़ाई जो है वो 712 ईसा में हुआ था। ठीक है, 712 ईसा में ईस्वी। ठीक, 712 ईस्वी में, यानी कि ईसा के जन्म के बाद। ठीक, अगर ईसा पूर्व लिखा रहे तो ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, ईसा केवल लिखा रहे, केवल ईस्वी लिखा रहे तो 712 ईस्वी हो गए, यानी कि ईसा के जन्म के 712 ईस्वी। ठीक, किसके किसके बीच हुई थी सिंध की लड़ाई? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। ठीक है, मोहम्मद कासिम जो था अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुई थी। ठीक है, 1191 में हुई थी। ठीक, और ये किसके किसके बीच थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक, जिसमें चौहान की विजय हुई थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की उसमें विजय हुई थी 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ठीक, वो 1192 में हुई थी। ठीक है, 1192 में, 1191 में प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध 1192 में। ठीक है, किसके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसे मोहम्मद गौरी विजय हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। एक बार पृथ्वीराज चौहान जीते थे 1191 में, और 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है समय 1194 में हुई थी। ठीक, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जयचंद के हार हो गई थी, यानी कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुई थी। ठीक है, अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद कर लीजिएगा एकदम। 1526 में हुई थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसको आप रट लीजिए। और किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक, अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है
1527 में हुआ था, ठीक है, 1527 में। और इसमें किसके, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसमें बाबर जीत गया था खानवा का युद्ध में, बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया, राणा सांगा हार गए थे। अगला है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुई थी, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध। और यह है बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया गया था, ठीक है। बाबर और महमूद लोदी एक हो गए थे उस समय, ठीक है, और अफगान को हरा देते हैं, ठीक है। और अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ठीक है। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी की जीत हुई थी, हुमायूं की हार हुई थी। अगला है कनौज बिलग्राम का युद्ध। कनौज बिलग्राम का युद्ध है, समय 1540 में, 1540 में हुई थी, ठीक है। और किसके किसके बीच हुई थी, तो एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, ठीक है। दूसरी बार हुमायूं की हार हुई थी शेर शाह सूरी से, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया, ठीक, उसको भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था शेर शाह जो सूरी था हुमायूं को। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1556 में, ठीक है। एक प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, और जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ था, ठीक है दोस्त, 1556 में। आगे देखते हैं ये किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा, ठीक है, का युद्ध जो है 1565 में हुआ था, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और ये इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य था उसका अंत हो गया था 1565 में तालीकोटा का युद्ध में, ठीक है। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था, और ये इम्पोर्टेंट भी है, 1576 में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप, ठीक है, जिसको महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी, ठीक, अकबर जीत गया था इसमें। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, राणा प्रताप की हार हुई थी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्त, ठीक। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुई थी, 1757 में हुई थी। और यह हुई थी अंग्रेज जो और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में अंग्रेज की विजय हुई थी, यानी कि इसमें अंग्रेज जीत गए थे और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। उसी समय से भारत में अंग्रेज शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि अंग्रेज शासन की शुरुआत भारत में कब हुई, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी, ठीक। तो आपको याद रखना है 1757 में, और प्लासी का युद्ध भी 1757 में हुआ था, ठीक है, इसमें अंग्रेज जीते थे। अगला है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था, ठीक है, 1760 में हुआ था, ठीक। किसके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, फ्रांस में, ठीक, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे 1760 में, इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, और जो सेकेंड युद्ध जो था, यानी कि द्वितीय युद्ध जो था पानीपत का, वो 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध देखिए 1761 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, ठीक। किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, ठीक है। आगे देखते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है,
बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है। और इसमें अंग्रेज और शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। बक्सर का युद्ध में भी अंग्रेजों का जीत हुई थी। अगला देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, ठीक है, 69 के बीच में हुई थी। यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। इसमें हैदर अली जीत गया, ठीक। पहली बार अंग्रेज हारे थे 1767 से 69 के बीच में, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है नव भारत ज्ञान। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको चाहिए तो, ठीक है। आगे आइए देखते हैं। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्त छूटा, ठीक है। इसमें कोई परिणाम नहीं आया, ठीक है। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, ठीक है, लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। फिर वो दोनों मित्र बन गए थे, संधि कर लिए थे, ठीक है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज संधि कर लिए थे और लड़ाई खत्म हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुई, 1799 में हुई। और यह टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच, ठीक है। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। टीपू की हार हो गई थी, टीपू सुल्तान की, और मैसूर शक्ति का जो है पतन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, चिलियान वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध, ठीक है, तो है 1849 में हुआ था। चिलियान वाला युद्ध किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई, ठीक है। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध जो है 1962 में हुआ था। 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है, क्योंकि चीन से आजकल तनाव बना ही है। किसके बीच हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ था, ठीक। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई, ठीक। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ गया था, ठीक है। भारत ने अपने कुछ हिस्सा को उस समय छोड़ दिया था, ठीक है। अगला है भारत पाक युद्ध। भारत और पाक युद्ध यानी इंडो पाकिस्तान वार, ठीक है, ये 1965 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, युद्ध में जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता भी हुआ था 1965 में। अगला भारत पाक युद्ध, ठीक है, इंडो पाकिस्तान जो 1971 में हुआ था एक, ठीक है। और ये भी इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। जो बांग्लादेश था वो पहले पाकिस्तान था, आप लोग को मालूम होगा, वो स्वतंत्र देश बन गया इस युद्ध के पश्चात, जो 1971 में युद्ध हुआ। इसके पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। अगला है कारगिल युद्ध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कारगिल युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, सबको मालूम है। और ये किसके बीच हुआ? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी, ठीक है, घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय को जीत मिली, ठीक है, भारत को उसमें जीत मिली थी, ठीक है। दोस्तों, ये जो है युद्ध वाला जो है इतना ही तक खत्म होता है। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो महत्वपूर्ण जो दिवस है उसको अब हम याद करते हैं, ठीक है। तो पहला लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, ठीक है, जनवरी से हम स्टार्ट करें। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ये विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे 15 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस वह 30 जनवरी को, ठीक है, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को। और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, भारत पर्यटन दिवस वह 25 जनवरी को। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, यह राष्ट्रीय युवा दिवस और थल सेना दिवस, ये 2 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है गणतंत्र दिवस, तो आपको मालूम है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद, ठीक। अगला है सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को। शहीद दिवस वो भी 30 जनवरी को है। विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, ये 4 फरवरी होना चाहिए दोस्त यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फरवरी कर लीजिएगा आप, ठीक है, 4 फरवरी को हुआ था। अब गुलाब दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। गुलाब दिवस 12 फरवरी को, ठीक है, यानी कि रोज डे जिसको कहा था, इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, इसको याद रख लीजिएगा। और शहीद दिवस याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को, ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, ठीक है। मातृभाषा यानी हिंदी दिवस जिसे कह सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको एकदम याद कर लीजिए, आता ही है, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 12 मार्च को, यानी CISF की स्थापना दिवस आपसे पूछेगा तो 12 मार्च, ठीक है। अगला है आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ये भी इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23, ठीक है, 23 मार्च को है दोस्त, ठीक है, 23 मार्च, ठीक है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को भी है। और राम मनोहर लोहिया जयंती वो भी 23 मार्च को है। और विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को है, ठीक। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को ही है, ठीक। आगे देखते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को। और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अंबेडकर जयंती, ये भी इम्पोर्टेंट है, 14 अप्रैल को, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, ये भी इम्पोर्टेंट VVI है, रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछेगा, ठीक है, 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व तंबाकू रोधी दिवस,
ये इम्पोर्टेंट है। 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। और पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस 6 जून को। विश्व योग दिवस 21 जून को। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। ठीक है, आगे है पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को। इसको याद कर लीजिएगा, स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस, ठीक है, 1 जुलाई को। और डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस वो भी 1 जुलाई को। ठीक है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। कारगिल स्मृति कांग्रेस। ठीक है, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। अगला है विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, विश्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, तो मालूम ही है आप लोग को। आगे है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ध्यानचंद्र का जन्म दिवस 29 अगस्त को। ध्यानचंद्र जो हॉकी के प्लेयर थे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, सबको मालूम होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं अभियंता दिवस 15 सितंबर को। और संचयिता दिवस भी 15 सितंबर को। ठीक है, ओजोन परत रक्षण दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है 16 सितंबर को। ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर को। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर को। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है विश्व शांति दिवस, ठीक है, और पर्यटन दिवस 21 सितंबर और 27 सितंबर। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। आगे देखते हैं दोस्त अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी की जयंती भी 2 अक्टूबर को। देखिए, महात्मा गांधी की जयंती को ही 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है 2 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल का नव भारत ज्ञान नाम है। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो में आगे बने रहिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये जो है दिवस से क्वेश्चन तो आता ही है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अगला है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। ठीक है, और जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को। अब विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ठीक है, आगे है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो है 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को। आगे बाल दिवस 14 नवंबर को, मालूम ही होगा आप लोग को। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को।
राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को, विश्व नागरिक दिवस जो है 19 नवंबर को, और सार्वभौमिक बाल दिवस जो है 20 नवंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को, विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को। ठीक है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को होता है, दिसंबर में। तो ये थे 110 क्वेश्चन जो कि दिवस से रिलेटेड थे, केवल पूरे साल का। ठीक है, अब आगे हम कुछ देखते हैं विटामिन से प्रश्न। ठीक है, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके के। ठीक है, इसमें लगभग आधे जीके आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला विटामिन ए। विटामिन ए का जो नाम है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। ठीक है, इसके कमी से जो है रतौंधी होता है और इसका जो स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और फल है। गाजर, ठीक, दूध, अंडा, फल विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, विटामिन B1। अगला है विटामिन B1, रासायनिक नाम जो है थायमिन। थायमिन है विटामिन B1 का रासायनिक नाम, थायमिन है। कमी से जो रोग है वो बेरी रोग होता है विटामिन B1 के। ठीक है, स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां, हरी सब्जियां। ठीक है, अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। कमी से रोग जो है त्वचा फट जाता है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से यानी राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा फटने लगता है, आँख का रोग हो जाता है। इसका जो स्रोत है अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। अंडा, दूध और हरी सब्जियां स्रोत है। ठीक है, अगर आपका त्वचा फट रहा है तो अंडा खाइए, दूध पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है B3। ठीक है, विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, कमी से रोग, इसमें जो पैरों में जलन होने लगता है अगर विटामिन B3 का जो है तो आपके पैरों में जलन होने लगा और आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, इसका जो स्रोत है वही मांस, ठीक है, और दूध और टमाटर और मूंगफली इसके जो स्रोत हैं। इसकी कमी से आपको पेंटोथेनिक अम्ल, रासायनिक नाम है B4 का। ठीक है, विटामिन B4 का। अगला है B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड यानी कि नियासिन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके कमी से जो रोग होता है वह है मासिक विकार, जिसको पेलाग्रा कहा जाता है, मासिक विकार। ठीक है, पेलाग्रा कहा जाता है इसको। अगला देखते हैं आगे, इसका जो स्रोत है वो है मांस। ठीक है, मांस, मूंगफली और आलू। ठीक है, अगला है हमारा जो है विटामिन B6। ठीक है, रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और इसके कमी से जो रोग होता है एनीमिया हो जाता है और त्वचा रोग, एनीमिया, जिसको खून की कमी हो जाता है उसको एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसका जो स्रोत है दूध है, मांस और सब्जी है। दूध, मांस और सब्जी। ठीक, विटामिन H या B7। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वह बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। इसको कमी से जो रोग होता है बालों का गिरना और चर्म रोग। बाल अगर आपके गिर रहे हैं तो आप में बायोटीन की कमी है। ठीक है, अगर चर्म रोग किसी को हो रहा है तो समझिए कि बायोटीन की कमी है। स्रोत इसका जो ईस्ट है और गेहूं और अंडा इसका स्रोत है।
ठीक है। विटामिन B12, ठीक है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इसके जो कमी से जो रोग होता है, कमी से जो होता है रोग एनीमिया और पांडु रोग होता है, ठीक है। इसका जो स्रोत है मांस, कजेली और दूध, ठीक। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी जो है, अब विटामिन सी पे हम आते हैं। विटामिन सी का जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ट्रिक का फार्मूला चाहिए तो ट्रिक का फार्मूला भी हम लाएंगे, ठीक है। हमारे आप चैनल पर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल के आपको जो घंटी के आइकन जो रहता है सब्सक्राइब करते वक्त उसको दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम ट्रिक का वीडियो डालेंगे। जितने भी टॉपिक है सभी पे हम ट्रिक का वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, अलग से भी प्रोवाइड कर देंगे हम। देखते हैं एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और इसका कमी से जो होता है मसूरों का फूलना हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी और मसूरों का फूल जाता है मसूला, तो स्कर्विक एसिड की कमी से होता है, ठीक है। स्रोत जो है इसका आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी, ठीक। विटामिन डी का रासायनिक जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, सबको मालूम होगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। ऐसे कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, विटामिन डी, ठीक है। रिकेट्स हो जाता है, पैरों में जो हड्डियां होती है कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, वो रिकेट्स का उदाहरण है। इसका जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लेने से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है इसका, और दूध और अंडा, ठीक। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई का जो नाम है रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी जो रोग होता है जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, ठीक है। इसका जो स्रोत है हरी सब्जी और माखन दूध, ठीक है, हरी सब्जी माखन दूध। विटामिन के, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्त, थोड़ा सा है। तो के से क्या होता है, किंग होता है, किंग मतलब राजा, और यहाँ पे क्या है फिलो क्यूनोन, यानी क्यून जैसा है, ठीक है ना, क्यूनोन। तो आप यहाँ के से राजा हो जाता है, क्यून यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे दोनों है राजा और क्यून, किंग और क्यून दोनों है, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको आप। कमी से रोग, इसके जो कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, यानी कि अगर आपको चोट लग जाए, ठीक, और आपके पास विटामिन के की कमी है आपके शरीर में, और आपको चोट लग जाए, खून बहने लगे तो खून रुकेगा नहीं, बहता ही रह जाएगा, ठीक। तो इसको से बचने के लिए क्या है, टमाटर और हरी सब्जियां और दूध खाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो विटामिन का जो सवाल था दोस्त क्वेश्चन जो था यही समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत, ठीक है, भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक, 28 अगस्त 2014 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अरे नरेंद्र मोदी जी शुरुआत किए थे, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को हुआ था 2014 में, 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन। देखते होंगे आप जगह जगह पे महात्मा जी के जो चश्मा होता है उसमें लिखा रहता है, ठीक है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत लिखा रहता है, ठीक है। तो है 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी के जन्म के दिन ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2014 में, ठीक। आगे देखते हैं मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को हुआ था, 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन जो होता है 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है 2014 में, उसी दिन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी, ठीक। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का
योजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को हुआ था। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। डीडी किसान चैनल, डीडी किसान चैनल जो है 26 मई 2015 को 26 मई 2015 को स्मार्ट सिटी परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को हुआ था स्मार्ट सिटी परियोजना की स्थापना। ठीक है, शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो ये भी 25 जून 2015 को हुआ था। स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून को हुआ था, दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, 25 जून को। अगला है डिजिटल इंडिया, 1 जुलाई 2015 को हुआ था। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो है 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को, यानी कि इसको ऐसे याद रखिएगा। भारत गैस जो है फ्री में जो उस समय मिल रहा था उज्ज्वला योजना, ठीक है, गैस चूल्हा वही है उज्ज्वला योजना। ठीक। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना हुआ की शुरुआत हुई थी। ठीक, 23 सितंबर 2018 को। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। ठीक। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास में जो घटनाएं घटी, जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। आइए, भारत में आर्यों का आगमन, जो आर्य आए थे कब आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व आए थे। ईसा के जन्म से 1500 साल पहले आए थे। ठीक। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से 540 साल पहले ही महावीर का जन्म हो गया था। और महावीर का जो निर्वाण है वो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। अशोक सम्राट जो था कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 261 ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से 261 साल पहले। ठीक है। विक्रम संवत का आरंभ, विक्रम संवत था उसका आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 58 साल पहले ईसा के जन्म से। ईसा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जो ईसा का जन्म बार बार बोल रहे हैं वो ईसा का जन्म कब हुआ था? ठीक। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अभी 2021 चल रहा है। ठीक। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी उसी दिन ईसा का जन्म हुआ था। जिस दिन ईसा का जन्म हुआ था उसी दिन से ये कैलेंडर चल रहा है। ठीक। और आज 2021 चल रहा है। ठीक। अभी तो विक्रम संवत का उसे 58 साल पहले ही आरंभ हो गया था। और शक संवत 78 साल पहले ईसा के इस कैलेंडर से पहले शक संवत का आरंभ हो गया था। 78 साल पहले हो गया था। ठीक है, यानी कि अभी 2021 चल रहा है तो शक संवत से जो अगर हम देखेंगे तो 78 साल और जोड़ दीजिए। ठीक है, 2021 में 78 साल और जोड़ दीजिएगा तो आपको शक संवत का निकल जाएगा। और विक्रम संवत आपको निकालना होगा तो 58 साल 2021 में
और जोड़ दीजिए, ठीक। तो आपको विक्रम संवत पता चल जाएगा अभी कितना चल रहा है। और हिजरी संवत का आरंभ जो है 622 ईसा में हुआ था, 622 ईस्वी में हुआ था, ठीक। यानी कि हिजरी संवत जो था ईसा के जन्म के बाद में आया था, 622 साल के बाद आया था, बहुत बाद में, ठीक। अगला है फान की भारत यात्रा। फायान जो था उसकी भारत यात्रा 405 से 11 ईस्वी में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन का शासन जो था 606 से 647 था हर्षवर्धन का, ठीक। आगे देखते हैं हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में, ठीक। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था 1025 ईस्वी में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, पढ़े ही थे हम लोग। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में, ठीक। वास्को डी गामा का भारत आगमन, वास्को डी गामा का भारत आगमन, ठीक, तो है 1498 में। वास्को डी गामा मालूम ही होगा आपको, भारत की जो समुद्री यात्रा से आया था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, ठीक। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, विस्तार से पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो 1761 में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण जो है 1556 में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण 1556 में, यानी कि पानीपत के द्वितीय युद्ध विजय के बाद, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में, इसमें अकबर जीता था, मालूम है आपको। 1576 में हल्दी घाटी राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, इसमें अकबर विजय हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ था, ठीक। आगे प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसे तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। आगे देखते हैं बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था 1793 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में, इसको याद कर लीजिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था दोस्त 1914 से 18, ठीक, 4 साल चला था। 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। असहयोग आंदोलन जो था दोस्त 1920 से 22 चला था। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था। साइमन कमीशन का जो आगमन है 1928 में हुआ था, ठीक। और डांडी मार्च नमक सत्याग्रह जो था 1930 में, ठीक। गांधी इरविन समझौता था 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी 1948 में, भारत आजाद के बाद, ठीक है, 1948 में, ठीक। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में, इसको पढ़े ही थे हम लोग। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, इसको ही पढ़े थे, रिवीजन भी हो जा रहा है आपका, ठीक है। ताशकंद समझौता, ठीक, 1966 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 69, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। 1776 से 1779 होना चाहिए दोस्त यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1786 से 84 में हुआ था, 1780 से 84 में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्त तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1790 से 92 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। कारगिल युद्ध 1999 में, कारगिल युद्ध जो था 1999 में था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय गोलमेज जो था 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज 1932 में, लगातार 30, 31, 32, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन अगर पूछा जाए आपसे
तो 1930, 31, 32 ऐसे कर लीजिएगा, 30, 31, 32। ठीक, आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति जो हुआ था 1911 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। ठीक, ये जो क्रांति वाला जो क्वेश्चन था दोस्त यही समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर, वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि हमारे चैनल पे आपको जीके से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन और आंसर उसके मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके के लिए नो टेंशन, आप टेंशन ना लें, हम आपकी तैयारी करा देंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन और आंसर याद हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीक़े से इसको हम सेट किए हैं। अगर देखते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे है वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है, तो जल वाष्प। वायुमंडल का स्थायी तत्व है जल वाष्प। ठीक है, अगला देखते हैं पृथ्वी का वायुमंडल जो है, ठीक है, किसके द्वारा गर्म होता है, तो विकिरण द्वारा। ठीक, आगे है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है, तो है आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है अक्रिय गैस में। ठीक, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, कौन सी गैस, तो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, जो सूर्य की तीव्र किरणें होती हैं, ठीक है, तो कौन से गैस हमारी रक्षा करती है। गैस ये परत होना चाहिए यहाँ पे, कौन सी परत है, तो ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत जो है, ठीक है, ओजोन परत और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त भूपृष्ठ। ठीक है, भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे देखते हैं दोस्त वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है 78% यानी 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन है, केवल नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है, क्षोभ मंडल को जो है हमारे पृथ्वी से ऊंचाई कितने ऊंचाई पे हम जाएंगे तो क्षोभ मंडल मिलेगा, तो है 14 किलोमीटर। अगर हम 14 किलोमीटर वायुमंडल में जाएं ऊपर तो हमको क्षोभ मंडल मिल जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, तो है क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व जो है वह है क्षोभ मंडल में है। वायुमंडल में दैनिक समय परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो है वह है क्षोभ मंडल के कारण होता है। वायुमंडल में जो मौसम परिवर्तन होते रहता है वो क्षोभ मंडल के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो ओजोन परत है जो समताप मंडल में है। ठीक है, समताप मंडल में हमारा ओजोन परत है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, ठीक है, समताप मंडल में तो है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। जब पराबैंगनी विकिरणें आती हैं उसको रोकना ओजोन मंडल का काम है। ठीक, अगला है दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग जो है पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है, तो आयन मंडल से। ठीक, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय को
क्षय का कारण है। वायुमंडल में जो कौन सा रसायन है जो ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है, तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प, ठीक है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान है। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे जलवाष्प जो है, ठीक, ये कुल मात्रा 90% विद्यमान है। ठीक है, वो क्षोभ मंडल में जलवाष्प की हमारा 90% भाग रहता है। ठीक है, विद्यमान रहता है क्षोभ मंडल में जलवाष्प। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। जो वायुमंडल का कौन सा भाग है जो रसायन मंडल का एक भाग है, तो ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है उसी को रसायन मंडल उसी का एक भाग है। ठीक है, ओजोन मंडल का भाग है रसायन मंडल। ऐसे कर सकते हैं, रसायन मंडल का एक भाग जो है ओजोन मंडल है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, तो है समताप मंडल। समताप मंडल जो है वहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है, तो इसको क्षोभ मंडल कहा जाते हैं। वायुमंडल की जो निचली परत जो है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये वायुमंडल से